उसको डिफरेंट पाथवे से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी भी ड्रग के साथ कुछ रोल निभाती है और ड्रग भी हमारे बॉडी के साथ कुछ रोल निभाता है। ड्रग मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। तो एक ड्रग हमारे बॉडी में कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ड्रग के साथ कुछ प्रोसेस करती है, ठीक है, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। मींस की फार्माकोकाइनेटिक, 4 वर्ड्स हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक वर्ड्स होता है ये 4 वर्ड से मिलकर बना होता है, ADME। ए मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ई मतलब होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अगर देखिए ये प्रोसेस इसलिए हमारे बॉडी में होती है ताकि हमारी बॉडी क्या करे, दवा को पूरी तरह से क्या करे, एक दवा को पूरी तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, आप दवा को खाते हैं, दवा आपके बॉडी में जाती है तो क्या करती है, आपकी बॉडी क्या करती है, दवा के प्रति कुछ एक्शन शो करती है। मीन्स की बोले तो जो आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है वो 4 वर्ड से मिलकर बना होता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है वो दवा के साथ क्या करती है, तो हमने बताया हमारी बॉडी दवा के साथ 4 एक्शन शो करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और यही चारों एक्शन मिलकर क्या, इसी चारों को जब कंबाइन कर देते हैं तो किस नाम से जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक एक हमारी फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ कौन सा अपना रोल निभाती है। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ 4 रोल निभाती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एक दवा को, एक मेडिसिन को वर्क करने के लिए, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक हमारा क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी, इसको क्या है, बुखार है, ठीक है। क्या है, इसको फीवर है। जब इसको फीवर है तो ये आदमी कौन सी दवा लेगा, एंटीबायोटिक लेगा। एंटीबायोटिक ऐसी दवा होती है जो बुखार को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक लेगा, ये दवा खाया, ठीक है, दवा खाया। वो दवा जैसे ही हमारे बॉडी में माउथ से खाएंगे, आप कोई भी टैबलेट लेंगे इतना बड़ा लेंगे, इतना बड़ा टैबलेट लेंगे, जैसे आप अपने माउथ में लेंगे तो वो आपके ईसोफेगस से होते हुए आपके कहाँ में पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में उस दवा का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। अब डिसइंटीग्रेशन ऐसी प्रोसेस होती है जब ये हमारे लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। जब ये हमारे लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल से, मीन्स कि जब आप भोजन को खाते हैं, तो एक बड़ा पार्टिकल्स रहता है, लेकिन उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आप भोजन खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया। तो क्या वो तो खाने में पाए जाते हैं ना, तो वो खाना आपके पेट में जाता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है। हमारा जो पेट में एसियन होता है वो भी कुछ रोल निभाता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो भोजन फिर हमारे कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन में जितने भी न्यूट्रिशन प्रेजेंस होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो भोजन क्या होते हैं, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो वही फंडा हमारे ड्रग में भी लगता है। जब ये आदमी जिसको फीवर है वो एक दवा लिया, एंटीबायोटिक लिया, ये दवा को खाएगा तो ये दवा इसके स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद इस दवा का डिसइंटीग्रेशन होगा, मीन्स कि ये दवा हमारी क्या होगी, छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन डिसइंटीग्रेशन ही होकर रह जाए तो क्या आगे का प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस दवा को डिसइंटीग्रेशन के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, डिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजोल्यूशन कहते हैं। डिजोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब ये दवा हमारे स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होती है, मीन्स की घुलती है। भाई ये घुलेगी तभी तो एब्जॉर्ब होगी। दवा जब ये दवा हमारे फ्लूइड में क्या होती है, हमारे स्टमक के फ्लूइड में डिजॉल्व होती है, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, डिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दवा हमारे क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। मीन्स की किस प्रोसेस से पहुंचती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से पहुंचती है। तो हमने कल बताया था कि एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जो दवा होती है, ड्रग मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जब हमारे ब्लड में रीच कर जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। इस एब्जॉर्प्शन को होने के लिए सबसे पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। एक दवा को ब्लड में जाने से पहले ये हमारे क्या है, इसमें ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या रहते हैं, ब्लड बहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दवा है। इस दवा को ब्लड में जाने से पहले उसको एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके ये दवा हमारे कंटिन्यू हमारे ब्लड में रीच कर पाती है। तो एक क्रॉस ड्रग हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट एक क्रॉस मेम्ब्रेन का क्या होता है हमने बता दिया था। ठीक है, अगर ये दवा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, अगर इस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो क्या आपको आगे की प्रोसेस देखने को मिलेगी। आप खाना खा लिए हैं, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप खाना खा लिए, आपका भोजन डाइजेस्ट हो गया और आपका जो न्यूट्रिशन हो गया वो आपके ब्लड में ही रह गया, लेकिन वो आपके पूरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या आपका बॉडी पूरी तरह से फंक्शनिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब ये दवा एब्जॉर्ब भी हो गई, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है दवा को अपने डिफरेंट पार्ट तक भेजना। एक ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी के हर पार्ट में आपको ब्लड देखने को मिलेगा, बॉडी के हर पार्ट में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। तो जो दवाएं आपके बॉडी में रन करेगी वो किसके थ्रू करेगी, ब्लड के थ्रू करेगी। इसलिए दवा हमारी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। फिर ब्लड से दवा हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट पे जाती है, मीन्स कि हमारे बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट पे जाती है। वो दवा हमारे ब्रेन में जाएगी, वो दवा हमारे लीवर में जाएगी, वो किडनी में जाएगी, वो इंटेस्टाइन में जाएगी। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वो दवा हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी दवा क्या होती है, वो डिफरेंट ऑर्गन के कंपार्टमेंट में पहुंचती है। जैसे अगर आपको हाथ में चोट लग गया, ठीक है, आपको हाथ में चोट लग गया, तो जो आप दवा खाए वो आप तो मुंह से खाए हैं ना, मुंह से खाए हैं, तो उस दवा को हाथ तक जब ये दवा पहुंचेगी तभी तो अपना एक्शन शो करेगी। तो वो दवा जो आप खाए हैं वो यहाँ तक किसके थ्रू पहुंचेगी, ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है, हमारे बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारे ड्रग क्या ब्लड से डिफरेंट कंपार्टमेंट पे पहुंचते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जैसे इसको एग्जांपल में समझिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, जैसे कि आपके घरों में देखा गया होगा, अगर ढेर सारी सब्जियां उग जाती हैं, बहुत ढेर सारी जब सब्जियां हो जाती हैं, आप क्या करते हैं, अपने आसपास के पड़ोसियों को दे देते हैं। आप अपने आसपास के पड़ोसियों को देते हैं, जो आता है उसको बुला बुला के आप देते हैं। ठीक है, किसी को थोड़ा देंगे, किसी को कम देंगे, लेकिन आप देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो चीज आपके पास ज्यादा है। आपको पता है अगर हम सबको नहीं देंगे तो हमारे पास रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, ये जो दवा होती है, ब्लड में जो दवा की क्वांटिटी होती है वो कंसंट्रेशन में हाई होती है, मीन्स कि ब्लड में दवा की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसलिए इस दवा को डिफरेंट ऑर्गन तक भेज दिया जाता है। हमने बताया था जो हमारी दवा होती है वो मूव। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारी ड्रग ब्लड से होते हुए अपने डिपार्टमेंट पे जाती है, मीन्स कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंपार्टमेंट पे जाती है। जैसे कि अगर आप
आँख में प्रॉब्लम है तो दवा आपके पास चली गई, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो दवा आपके ब्रेन में चली गई, हाथ में प्रॉब्लम है दवा आपके हाथ में चली गई, लीवर में प्रॉब्लम दवा लीवर में जाएगी। तो ये क्या है, ये सब एक टाइप का डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है, हमारे बॉडी का कंपार्टमेंट होता है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हुई तो हमारी दवा को वहाँ पे जाना है, हमारी दवा वहाँ पे पहुँचेगी, तभी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तभी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। तो उस दवा को एकदम उसी कंपार्टमेंट में पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा कौन रोल निभाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निभाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। अगर दवा आपकी एब्जॉर्ब हो गई लेकिन उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आपको उस दवा का एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। भाई दवा अपने साइड ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी ही नहीं, अपने रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगी तो अपना एक्शन कैसे शो करेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी उतना जरूरी है जितना जरूरी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सारे के सारे चीजें बहुत जरूरी होते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जब दवा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है जब हमारी दवा क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे आपको खाना को डाइजेस्ट करने के लिए आपका लीवर इन्वॉल्व होता है, ठीक उसी एक ड्रग को डाइजेस्ट करने के लिए उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा कौन सा लीवर इन्वॉल्व होता है। लीवर क्या करता है, दवा को मेटाबोलाइज करता है, फिर इसके बाद एक्सक्रीशन होता है। यहाँ से फिर आपका क्या शुरू हो जाएगा, फार्माकोडायनेमिक। क्या शुरू होगा, फार्माकोडायनेमिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देती है। अभी ये चार प्रोसेस हमारी बॉडी करेगी ड्रग के साथ, लेकिन आप जो दवा खाए हैं उसका भी फर्ज बना कि वो भी आपके बॉडी के साथ करेगी। तो ये यहाँ से मेटाबॉलिज्म के बाद दवा क्या करेगी, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होगी वो वहाँ पे एक्शन देगी कि नहीं देगी। तो दो तरह के एक्शन देकर जाएगी, एक आपका जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट और एक आपका होता है साइड इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट और साइड इफेक्ट ये देकर जाएगी। फिर इसके बाद वो दवा आपके बॉडी से भी निकलेगी, जिसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ये आपके यूरिन के थ्रू निकलेगी, ठीक है, टूल्स के थ्रू निकलेगी, आपको जो पसीने होते हैं उसके थ्रू निकलेगी। मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ से दवा हमारे बॉडी में क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट आपको एब्जॉर्प्शन बता दिए हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमने आपको एब्जॉर्प्शन बता दिया। एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या प्रोसेस होती है। जब दवा हमारे ब्लड में रीच करती है, मीन्स कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंचती है, ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब दवा पहुंचती है, उस दवा को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर उस दवा का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो दवा क्या करती है, हमारे बॉडी में ब्लड में आ गई, ब्लड में डिपार्टमेंट में हमारे बॉडी के जितने भी कंपार्टमेंट में है, मीन्स कि बोले कि साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। अब देखिए थोड़ा सा सेल में आते हैं। हम क्या बताए थे, जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। पहले सेल हमारे जब ढेर सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या बनती है, आपकी एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, तो आपके बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी सेल है। ठीक है, तो बताए थे कि जो हमारी सेल होती है इसमें भी दो चीज होते हैं, दो फ्लूइड प्रेजेंस होते हैं, दो टाइप के। एक आपका होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक आपका क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक आपका क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक आपका होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये हमारी सेल है, एग्जाम्पल पे मान लीजिए ये हमारी सेल है। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। पहले इसको समझिए, हमारी बॉडी कैसे बनी है। देखिए, जो ये सेल होता है, जब एटम मिलते हैं, एटम, ठीक है, एटम जब ढेर सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, नहीं, एलिमेंट बनता है।
ढेर सारे जब सेल आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम, ये एटम है, छोटे पदार्थ को एटम कहते हैं। सबसे छोटा कंपोनेंट्स आपका क्या होता है, एटम ही होता है। सबसे छोटा कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे डीएनए सब लोग कहते हैं ना। आपकी बॉडी किससे निर्माण होती है, डीएनए होती है। डीएनए क्या, एक टाइप का एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जब आपस में जब ढेर सारे चीज आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। ये जब ढेर सारी सेल आपस में मिलती है, ग्रुप ऑफ सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में जुड़ती है तो आपके बॉडी का एक अंग बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब यही ढेर सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ढेर सारे ऑर्गन से हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनता है। मींस कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम 11 या 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे आपका नर्वस सिस्टम होगा, इंटीगोमेट्री सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, और आपका यूरिनरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ये सब क्या है, ऐसे ही आपके बॉडी में 12 तरह के सिस्टम देखने को मिलेंगे। वही 12 सिस्टम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ठीक है। एक कंप्लीट क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो हम आपको सेल भी पढ़ा रहे हैं। सेल बताए थे कि सेल के जो सेल में दो टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं। एक आपका होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर वाले फ्लूइड क्या कहलाते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं, और सेल के अंदर वाले फ्लूइड, सेल के बाहर वाले फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाते हैं, जिसको हम लोग ECF के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग ICF के नाम से जानते हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंस है, और एक आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंस है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है। ब्लड हमारा क्या करता है, जैसे ही हम दवा को खाते हैं वो दवा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले वो दवा कहाँ पे जाती है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है। कहाँ पे जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो दवा हमारी कहाँ पे चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। ये हमारी क्या है, हमारी सेल है। सेल के बाहर वाले ये सब क्या पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर दवा पहुंच गई तो यहाँ से आपके ब्लड सेल्स में क्या कर जाएगी, रीच कर पाएगी। और आप जानते हैं कि आपकी जो बॉडी बनी होती है वो आप किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आया। अगर दवा एक्स्ट्रा सेलुलर में गई तो वहां से आपके सेल में भी चली जाएगी। तो ये दवा हमारी कहाँ पे मूव कर रही है, सेल में मूव कर रही है। तो दवा को सेल तक मीन्स कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उस सेल तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारा ब्लड। क्योंकि दवा सिर्फ ब्लड एक ऐसा ही ऑर्गन है, ब्लड एक क्या है, ऑर्गन है। ब्लड हमारे बॉडी का भी क्या है, एक टाइप का ऑर्गन है। ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में रन करता है, पूरे बॉडी में घूमने का काम वही करता है। जब ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी में घूम सकता है तो जाहिर सी बात है उसके सहारे हम लोग दवा को भी अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ फैक्टर भी मायने रखते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो दवा है वो आपके साइट ऑफ एक्शन, जो साइट ऑफ एक्शन के सेल के पास जा रही है वो किसके थ्रू जाती है, वो सबसे पहले आता है आपका ब्लड फ्लो। क्या आता है, ब्लड फ्लो। जितना जल्दी ब्लड फ्लो होगा दवा आपकी उतना जल्दी क्या होगी, अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी। जैसे कि हमने बताया, अगर इसमें ये हमारा ब्लड है, अगर इसका फ्लो क्या है, बहुत लो है, बहुत लो है, तो दवा अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचने में टाइम देगी। अगर इसी का ब्लड फ्लो हाई है, बहुत फास्ट में चल रहा है, तो अगर इसमें दवा है तो वो जल्दी से अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी। तो हमारे बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपको ब्लड फ्लो बहुत कम देखने को मिलेगा, और हमारे बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपको ब्लड फ्लो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन में ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है। लीवर हो गया, लीवर के पास भी ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। किडनी हो गई, यहाँ पे भी ब्लड फ्लो आपका बहुत जल्दी होता है, मीन्स कि बहुत तेजी से होता है। लेकिन
आपकी जो ऊपर वाली पार्ट है स्किन, यहाँ पे भी ब्लड फ्लो बहुत लो होता है। आपका जो मसल्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो लो होता है। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, मीन्स की आपकी जो बोन है, बोन मतलब समझ रहे हैं, हड्डी, ठीक है, वो वहाँ पे भी ब्लड फ्लो आपका स्लो देखने को मिलेगा। उसी बोन से जो आपकी मसल्स अटैच है वहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो देखने को मिलता है। तो कुछ हमारे बॉडी में अगर जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे आप अगर दवा पहुँचाना है तो आसानी से पहुँच जाएगी, लेकिन मसल्स में दवा बहुत स्लो पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो कम है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका क्या है, लाइपोफिलिसिटी। दूसरा फैक्टर कौन सा मायने रखता है, लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी का हमने बताया था कि देखिए जो हमारी सेल होती है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। हमारे पूरे बॉडी तक सेल पाई जाएगी, हर जगह पे सेल पाई जाएगी। हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, हर चीज सेल से मिलकर बनी है। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी सेल है, सेल की ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड की मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी होती है। इसलिए इसका नेचर आपको किस नेचर का देखने को मिलेगी, लिपिड नेचर की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो आपकी दवा लिपिड नेचर की रहेगी, वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी आपके सेल में। जो दवा आपका एक्वस सॉल्यूशन की रहेगी, मींस कि नॉन लिपिड नेचर की रहेगी, वो क्रॉस तो करेगी, लेकिन उसके लिए बैरियर की जरूरत होती है। आगे पढ़िए, एब्जॉर्प्शन में हमने बताया था, सारा फंडा वही अप्लाई होगा। बोले थे ना, हमारी दवा दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है लिपिड इन नेचर, ऐसी दवा जो हमारे लिपिड सॉल्युबल में डिजॉल्व हो। एक हमारी नॉन लिपिड नेचर होती है, ऐसी दवा सिर्फ जो हमारी वाटर में डिजॉल्व हो। जैसे एग्जांपल में बताया था, अगर पानी में तेल को अगर आप डिजॉल्व करेंगे तो तेल और पानी कभी नहीं डिजॉल्व होगा। जो तेल रहेगा वो पानी के ऊपर आ जाता है। यस। लेकिन वही पानी को और दूध को एक में डिजॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। अगर लेकिन वहीं पे तेल को एक साथ डिजॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जो दवा आपके लिपिड नेचर की रहेगी वो आसानी से आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, और जो दवा आपके नॉन लिपिड नेचर की रहेगी वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। उसके लिए उसके लिए बैरियर होते हैं, चैनल होते हैं, उसके थ्रू जाती है, लेकिन एज कंपेयर टू हमारे लिपिड से थोड़ा सा स्लो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। वो भी जाती है लेकिन बैरियर की वजह से जाती है, चैनल से जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी, देखिए आपके बॉडी में बहुत सारे, पहले कैपिलरी क्या होती है किसी को पता है? परमेबिलिटी मतलब परमेबल होना, आसानी से चले जाना, मीन्स की डीप करना किसी भी चीज में। जैसे आप जैसे ये क्या है, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप घर बनाए हैं, आप एक कॉलेज बनाए हैं। ठीक है, आप क्या बनाए हैं, एक कॉलेज बनाए हैं। और सॉरी, एग्जाम्पल तो हम नहीं बताए, एग्जाम्पल समझिए, लाइपोफिली का एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपकी जो मॉर्फिन की दवा होती है, मॉर्फिन जो होती है वो किस में यूज की जाती है, एनाल्जेसिक में यूज की जाती है, और आपके पेन में भी रिलीफ दी जाती है, मॉर्फिन की जो दवा होती है। लेकिन मॉर्फिन जो होती है आपकी लाइपोफिलिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। वो आसानी से आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, सॉरी ये आपके जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, इसका मॉर्फोजेसिस नाम की आती है। ठीक है, अच्छा आप बहुत सारे दवा देखे होंगे जिस दवा के ऊपर ये लिखा रहता है आर, ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाता है। एनीवन कोई बता सकता है आर का मतलब क्या होता है? आर, कोई भी ऐसी दवा आप काम किए हैं ना, आपके सामने कोई ऐसा टैबलेट आया है जिसके पीछे आर लिखा रहता है, तब उसका मतलब होगा लिपिड नेचर। कोई भी बताए? देखे हैं मैम, लेकिन उसका मतलब नहीं पता है।
देखिए कंपनियां बहुत होती हैं, एक ऐसी कंपनी होती है जिसको दवा बनाने का अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी कंपनी होती है जिसको रजिस्टर भी मिल जाता है। आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड कंपनी, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड कंपनी। अगर किसी भी दवा के ऊपर जो क्या बोलता है इंडिकेट करके दे देता है रेड कलर के बॉक्स में, उसमें ब्लैक कलर से लिख दिया जाता है, एकदम हाईलाइट कर देता है उसको। हाँ, उसी के ऊपर आर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आर होता है ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो आप दवा लिए हैं वो रजिस्टर कंपनी की दवा है, ठीक है। मीन्स की एक रजिस्टर कंपनी बना रही है जो पुरानी भी है और बहुत सही दवा बनाती है। इसको हमारा FDA क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। FDA का मतलब क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA होता है क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वही हैंडल करता है हमारे मेडिकल फील्ड को, ठीक है। चाहे वो दवा बनाए या कॉलेज बने, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसका जो देखिए इसका जो जेनेरिक नाम है वो मॉर्फिन के नाम से आपको जाना जाएगा। ये नेचुरल नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होती है, पॉपी से, ठीक है। एक आपका ओपियोइड प्लांट होता है उससे, ओपियोइड पॉपी से क्या होती है, नेचुरल दवा है, ये ऑप्टेन होती है, जिसको हम लोग मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आपको मार्केट में मार्फजेसिस के नाम से दिखेगी। किसके, मार्फजेसिस के नाम से दिखेगी, जिसका यूज आप लोग एनाल्जेसिस के रूप में करते हैं। मीन्स की दर्द को कम करने के लिए करते हैं। ये आपकी क्या करती है, बॉडी से पेन को रिलीव करवाती है। अच्छा, लेकिन आप ये भी सुने होंगे कि मॉर्फिन कैटेगरी की दवा नहीं होती है, बहुत रियर केस में दी जाती है। ये प्रिस्क्रिप्शन दवा है। मॉर्फिन आपकी प्रिस्क्रिप्शन दवा है, इसमें नशा पाया जाता है, इसको नारकोटिक दवा है। बैन हो गया था कुछ दिन बाद, पता है कि नहीं है। मॉर्फिन एक नारकोटिक दवा है, इससे बहुत सारी दवा भी बनती है जिसे चरस बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स कि मॉर्फिन नारकोटिक है। नारकोटिक ऐसी दवा होती है जिसमें नशा पाए जाते हैं। तो जब ये मॉर्फिन निकला था, ये एनाल्जेसिक को बहुत हद तक कम कर रहा था, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई दवा एनाल्जेसिक की, अगर आप कोई दवा खा रहे हैं, वो अगर आपको 10 मिनट में एक्शन दे रही है, तो वहाँ पे एनाल्जेसिक ये जो आपकी मॉर्फिन होती है सिर्फ 2 ही मिनट में एक्शन देकर खत्म कर देती है। जितना तगड़ा पेन होता है, चाहे जितना तगड़ा से तगड़ा पेन होता है, जहाँ पे आपकी एनाल्जेसिक दवा काम नहीं कर पाती, वहाँ पे मॉर्फिन यूज होता है। वो क्या करती है, वो पेन को रिलीव कर देती है, ठीक है। लेकिन इसको बैन कर दिया गया था, इसलिए किया गया था कि इसका मिसयूज होने लगा। मॉर्फिन एक ऐसी दवा होती है जिसमें नशे पाए जाते हैं और इस वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी लत लग जाती है। और इसका डेरिवेटिव भी बन गया था, जैसे चरस हो गया, हीरोइन हो गया, इसका सब लोग मिस यूज करने लगे थे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और मिलती है, लेकिन एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। जब तक कोई MBBS डॉक्टर लिख कर ना दे तब तक ये दवा नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है डिगॉक्सिन। कौन सी दवा है, डिगॉक्सिन। इसको मार्केट में आप देखेंगे लैनोक्सिन के नाम से आएगी, लैनोक्सिन, जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, हार्ट फेलुलर में। जब हार्ट की कोई बीमारी होती है तब हम लोग करते हैं। क्या जी पीछे बैठ के हंस रहे हो, बताओ। हाँ, कहाँ पे रहते हैं, हमको दवा पढ़ने हैं, ठीक है। हार्ट फेलुलर ऐसी दवा, मीन्स कि जब हार्ट में कोई बीमारी होती है तो हम लोग किस दवा का यूज करते हैं, डिगॉक्सिन नाम की दवा यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आई। लाइपोफिलिसिटी क्यों मायने रखती है। हमारे मार्केट में दवा 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है हाइड्रोफिलिक नेचर, एक होती है लाइपोफिलिक नेचर। जो दवा आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर रहेगी वो आपके बॉडी में क्रॉस करेगी, मीन्स कि आपके डिपार्टमेंट तक तो पहुंचेगी, लेकिन किसी बैरियर के थ्रू पहुंचेगी। लेकिन जिस दवा का नेचर आपका लाइपोफिलिसिटी रहेगा वो